हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। उम्मीद करती हूँ सभी की तैयारी अच्छे से हो चुकी होगी कल के एग्ज़ाम की। बहुत अच्छे से आप तैयार हुए हैं कमर कस के। तो सभी को सबसे पहले ऑल द बेस्ट, क्योंकि जानती हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पूरी क्लास नहीं देखेंगे लास्ट तक। तो उनको मैं शुरुआत में ही बोल देती हूँ कि अच्छे से पेपर करना, मन लगाकर पेपर करना, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, और अच्छे से ऊपर हेडिंग डाल के स्केच पेन से या मोटा स्केच ले लो आप, उससे डाल देना, या ब्लैक पेन से, जैसे आप चाहो। वो तो आपको लिखने का तरीका खुद ही पता है। सबके अंदर एक कला होती है अपनी भाषा को व्यक्त करने की, अपनी बात को सामने रखने की। तो आराम से अच्छे से पेपर करना, क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं। अब आते हैं जो बच्चे वीडियो लास्ट तक देखेंगे उनके लिए। आज आपकी क्लास हुई थी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की, जो आपकी रैपिड फायर सीरीज थी। उसके बाद आपकी सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट वगैरह थी वो सब मैंने करवा दी थी। उसी पेपर का आज आपके लिए मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ 2016 से लेकर 20 तक के सारे पेपर के MCQ क्वेश्चन। तो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला आपका 2020 का पेपर है, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण से संबंधित है। देखिए थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, तो क्वालिटी अच्छी करके देख लीजिएगा वीडियो। ये जो आपको 2020 का पेपर है बहुत ही मुश्किल से मिला हुआ है, इसके बाद आपको सबको समझ में आएगा। अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी ना हो तो 360 पर करके देख लेना आप लोग। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? अल्पसंख्यक वर्ग के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 45, 21, 29A या फिर अनुच्छेद 17। तो इसका आंसर है आपका अनुच्छेद 21A या 29A या A, कुछ भी आपका का वगैरह आ सकता है। नेक्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन है, 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो सुबह जब आपको पढ़ाया था ये, तब आपको बोला भी था कि आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछेंगे, या तो आपसे अनुच्छेद पूछ ले। तो अनुच्छेद आपका इसका है कौन सा? अनुच्छेद इसका है अनुच्छेद 21 का, और अनुच्छेद जो ये जोड़ा गया है वो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। नया क्वेश्चन मिला है तो इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट आइए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है? तो आपका ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 से लागू। तो आपका आंसर हो जाएगा अप्रैल 2010। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न आयोगों का सही क्रम बताइए। पहला आपका दिया है हंटर आयोग, दूसरा आपका दिया है राधा कृष्ण आयोग, उसके बाद तीसरा है आपका वुड डिस्पैच, और चौथा है आपका कोठारी आयोग। एक बार मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आएगा। पहला है हंटर, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी दिया है राधा कृष्णन, ये ऑप्शन ए था। उसके बाद ऑप्शन बी राधा कृष्णन आयोग दिया है, उसके बाद वुड डिस्पैच दिया है सी नंबर पर, और उसके बाद आपका कोठारी आयोग दिया गया है डी नंबर पर। तो इनकी सन एक बार फटाफट से देख लो। हंटर आपका आया था 1882 ईस्वी में, राधा कृष्ण आपका आया हुआ है 1948 ईस्वी में, वुड डिस्पैच आपका आया हुआ है 1854 ईस्वी में, और कोठारी आयोग आपका आया हुआ था 1864 ईस्वी में। तो देखिए आपके 1964 है। तो इनका सही क्रम आपका क्या बनेगा? सबसे पहले कौन सा आएगा? वुड डिस्पैच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपका क्या आएगा? 1882 वाला, यानी कि हंटर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपका आएगा राधा कृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और उसके बाद आपका आएगा डी, यानी कि CABD ऑप्शन सही होगा। CABD ऑप्शन आपका कहाँ मिलेगा? CABD ऑप्शन आपका थर्ड नंबर पर दिया गया, तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई? तो उत्तर प्रदेश में जो आपकी मिड डे मील योजना कब लागू की गई थी? 11 सितंबर 2004 में, या 1 सितंबर 2004 में, या फिर 29 सितंबर 2004 में, या फिर आपका 14 सितंबर 2004। तो इसका ऑप्शन है आपका करेक्ट सेकंड, यानी कि 1 सितंबर 2004 को उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना लागू की गई थी। वैसे पोषाहार वितरण नियम का आपका कब आया? 1995 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, आपका 8वां क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? 2004 में की गई थी। नेक्स्ट आते हैं 9th क्वेश्चन पर, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? इसको बोलते हैं हम DPEP। इसकी क्या विशेषता है? शिक्षा में सबकी भागीदारी, शिक्षा में बराबरी पर बल, नए शैक्षणिक प्रयोग, या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 10th क्वेश्चन पर आइए, अध्यापक हेतु नियामक संस्था कौन सी है? NCTE, NCERT, CTE, MHRO। तो आपकी NCTE है। शिक्षक शिक्षा हेतु आपकी ये थी NCTE।
अब आते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11वां प्रश्न है आपका क्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रवीन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और मानव, सभ्यता और समाज। तो इसका आंसर आपका है सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। 12वें प्रश्न पर आते हैं। 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? स्कूली छात्रों के बोझ कम करने के लिए। तो ये तो थी आपकी एजुकेशन विदाउट बर्डन। नेक्स्ट आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये आपका निस्यंदन का या छनाई का सिद्धांत बोला जाता है, जो लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं आपका 14 और 15 क्वेश्चन पर। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी? कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, नई शिक्षा समिति 1986 या फिर यशपाल समिति। तो नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए थे नई शिक्षा नीति 1986 के तहत। नेक्स्ट आपका 15 क्वेश्चन है। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय को छोड़ देता है तो वह कहलाता है आपका अपव्यय। और जब कोई बालक किसी एक कक्षा में एक निश्चित अवधि से ज़्यादा अवधि तक रहे तो वो आपका कहलाता है अवरोधन। जैसे कोई बच्चा है 6th क्लास में ही 2-3 साल से बना हुआ है तो वो बच्चे का अवरोधन कहलाएगा। और कोई बच्चा है आपका 5th या 6th क्लास का या 4th क्लास का, कि किसी भी क्लास का, वो अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना ही बीच में पढ़ाई छोड़ दे, बीच में ही विद्यालय छोड़ दे, वो क्या कहलाता है? अपव्यय कहलाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 2019 के पेपर पर। तो पहला प्रश्न इसका है आपका, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यूनेस्को द्वारा, भारत सरकार द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट है शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया? तो आपको ये बताया था समवर्ती सूची का विषय है आपका शिक्षा, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ही इस पर कानून बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट है। देखिए क्वेश्चन अभी आपका वर्तमान में भी आया था और ये किस में आ गया? प्रारंभिक में भी आ गया। तो वो मिक्स हैं आपके क्वेश्चन, मिलेंगे आपको। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद द्वारा बनाया गया? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद द्वारा बनाया गया? 21 का, 27, 29 का, 23 का। तो ये आपका 21 का के अंतर्गत है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वोट का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? 1854 ईस्वी में आया था। देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई? 1986, 1978, 1981 या 1991। तो ये आपकी 1986 की शिक्षा नीति के तहत की गई थी। और डाइट की स्थापना की कब गई है? 1987 में। 1986 की संस्तुति पर की गई थी, 1987 में। नेक्स्ट आपका है 7th क्वेश्चन, निस्यंदन का या छनाई का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये आपके लॉर्ड मैकाले हैं। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, नवोदय विद्यालय या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, सभी इसमें है आपके, सभी मतलब सभी ये चीज़ें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी यही कहता है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भी यही बोलता है आपका, परिषद, नवोदय विद्यालय भी, सभी की शिक्षा के लिए मतलब खड़े हुए हैं ये सब। हिरास जो है आपका, हिरास की समस्या से क्या आशय है? कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बालकों का अनुत्तीर्ण हो जाना, बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना, या बच्चे का गांव से पलायन। तो वो होता है आपका बच्चे का क्या है? बीच में ही विद्यालय छोड़ देना कहलाएगा हिरास। बीईपी क्या है? बीईपी आपकी बेसिक शिक्षा परियोजना कहलाती है, बीईपी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना। ये बात तो सही है। बच्चों के विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना। ये बात तो सही नहीं हुई। स्कूल आने के लिए प्रेरित करना। ये बात भी ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते, भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? तो ये आपके 23 खंडों में बांटे गए थे। जब आपको ये करवाया था वहाँ पर बोला भी था कि ये खंड याद कर लेना, ये खंड आपके पूछे जाते हैं सीधे सीधे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य सुझाव दिया था राममूर्ति समिति ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, यशपाल समिति ने, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने। तो ये 1987 में बना हुआ है, 1987 में आया था। तो किसने दिया होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया होगा इसका सुझाव।
नेक्स्ट आते हैं NPEGEL में किस कक्षा में अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है? तो इसमें कक्षा आपकी 1 से 8 तक की आ जाएगी। जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं? UNDP, यूनिसेफ, UNSPA या फिर उपरोक्त सभी। तो जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत सारी आपकी जो है संस्थाएं आ जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं 2019 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था 17 बैच का, वो वाला देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? 25, 28, 45, 46। तो ये जो अधिकार है आपका, एक तो 21 का में आपको मिलेगा मौलिक कर्तव्य के मौलिक अधिकार के रूप में, और दूसरा आपका DPSP में मिलेगा, तो यानी कि धारा 45 ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना है? तो 2009 में बना था, ये लागू हो गया था 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे भारत में विद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना, आ व बा दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका है आ व बा दोनों, आ एवं बा दोनों। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व कौन कौन से दिए गए हैं? नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना। सही बात है भैया, इसको तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन देख के इनको कोई नहीं पढ़ाएगा आपको कि शिक्षक के क्या दायित्व हैं, बालक के क्या दायित्व हैं और विद्यालय के क्या दायित्व हैं। सीधे सीधे आप ऑप्शन देख के कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और निर्धारित समय पूरा कराना, ये बात भी सत्य है। और प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना, ये बात भी सत्य है, यानी कि उपर्युक्त तो सभी। हंटर कमीशन कहते हैं किसको? भारतीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग। तो हंटर कमीशन है भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का। नेक्स्ट आइए, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? तो कोठारी आयोग का गठन हुआ था 1964 और 1966 में, यानी कि ऑप्शन नंबर दा। नंबर 7, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने किया था 1990 में। तो ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं यशपाल मूर्ति कह रहे हैं, यशपाल समिति। यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई के बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी? पटेल समिति ने, आचार्य राममूर्ति समिति ने, NCERT कार्यदल, उपर्युक्त तीनों ने। तो उपर्युक्त तीनों आ जाएंगे, इतना इनका जिक्र नहीं किया गया क्योंकि उतनी उससे नहीं बताई थी, लेकिन चिंता व्यक्त की थी इन तीनों समितियों ने। पटेल समिति भी है, राममूर्ति समिति भी है, और NCERT के कार्यदल ने भी की थी। नेक्स्ट आते हैं 9th क्वेश्चन पर। NCF 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षकों की भूमिका, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण विधा के प्रति दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। तो NCF 2005 में सभी के लिए दिया गया था, आपका शिक्षक के लिए भी दिया था, बच्चों के लिए भी दिया था, भाषा के ऊपर भी दिया गया था, विद्यालय के ऊपर भी दिया गया था। तो इसका आंसर उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? तो आपका 1987 1988 में आरंभ हुआ था ये, इसको ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है आपका बहुत ज़्यादा ही, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट आते हैं 11th क्वेश्चन पर। स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना है? तो जो आपका जो प्राथमिक वाला होता है और उच्च प्राथमिक दोनों के आते हैं, यानी कि कक्षा 1 से 8 तक के। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया है: वैयक्तिक एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजन एवं सृजनात्मकता वगैरह, या उपयुक्त सभी। तो सीधे सीधे किस पर बल दिया है? उपयुक्त तो सभी पर। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP संचालित की गई थी, तो ये आपकी नवी पंचवर्षीय योजना के तहत संचालित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नवी पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया था: नामांकन की संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए, शिक्षकों को व्यस्त करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए। तो ये इसका मेन उद्देश्य क्या था? नामांकन और ठहराव को सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा नामांकन की संख्या बढ़ाने के लिए। नंबर 15 है आपका, हिरास व अवरोध को रोकने के लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है? छात्रवृत्ति दी जाती है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं, विद्यालय मध्याह्न भोजन दिया जाता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रोत्साहन के अंतर्गत ये सभी चीज़ें दी जाती हैं, फर्नीचर वगैरह सब कुछ आ जाता है उसमें। आगे बढ़ते हैं, आपका 2017 का पेपर आ गया है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई?
तो आपको ये जब आपका अभी जो तिथियां कराई हैं उन सब से देखो क्वेश्चन फंस रहे हैं। आपका जो प्रारंभिक शिक्षा का पेपर है पूरे के पूरे कितने सारे आपको डेट्स मिल रही हैं, और ये तो ऑब्जेक्टिव है यानी कि एमसीक्यू करा रहे हैं। अभी जो आपके अति लघुत्तरीय करवाते तो उसमें भी आपको मिलते, वो मैं इसलिए नहीं करा रही क्योंकि आपकी मैराथन क्लास करा दी है तो सब कुछ उसमें कवर हो चुका है। आपका अति लघु भी आप कर लेंगे आराम से, लघुत्तरीय भी कर लेंगे। बस एमसीक्यू क्या है, बहुत छठे छठाए आपको मिलेंगे, इसलिए एमसीक्यू में आपका रिवीजन हुआ जा रहा है, इसलिए एमसीक्यू करा रहे हैं। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1988 में, या 1948 में, या 2000 में? तो ये आपकी हुई थी 1988 में। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई 5 अक्टूबर 1993 से, 20 जनवरी 1995 से, 31 नवंबर 2000 से, 17 मई 1993 से। तो इसका आंसर आपका है 17 मई 1993 से। इसको तैयार कर लीजिए, शायद नया क्वेश्चन आपका आया है। नेक्स्ट आइएगा थर्ड क्वेश्चन पर। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है अवरोध, हिरास, पृथक्करण या विभाजन। ये बीच में जब बच्चा अपना छोड़ के जाएगा विद्यालय तो उसको क्या बोलते हैं? अपव्यय बोलते हैं, और अपव्यय को ही हम बोलेंगे हिरास। ठीक है, अवरोध नहीं आएगा। अवरोध आता है जब एक ही कक्षा में वो बना रहता है। 1960 से 1961 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष थे राममूर्ति, डीएस कोठारी, राधाकृष्णन या श्री UN ढेबर। तो श्री UN ढेबर आंसर है आपका, इसको तैयार कर लेना। 1960 से 61 के बीच में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी, आचार्य राममूर्ति। तो इसके अध्यक्ष हैं आपकी और दुर्गाबाई देशमुख। तो दुर्गाबाई देशमुख इसकी अध्यक्ष बनी थी। ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है गूंगों को, अंधों को, बहरों को, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि आपकी होती है जो आंखों से नहीं देख सकते हैं दिव्यांग लोग, उनके लिए। उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 1965 से 66 में, 1997 से 98 में, 90 से 91 में, 2000 में। तो उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था 1997 से 98 में। नेक्स्ट आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन पर अपना सुझाव किसने दिया था? हरटांग समिति ने, कोठारी आयोग ने, राधाकृष्णन आयोग ने, वुड के घोषणापत्र ने। तो अपव्यय और अवरोधन पर आपका सुझाव दिया था हरटांग समिति ने। नेक्स्ट आइए 9वें क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय यानी कि NCERT का मुख्यालय पूछ रहे हैं ये, तो ये आपका है नई दिल्ली में। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था, तो बेसिक शिक्षा अधिनियम जो आपका पारित हुआ था या गठन हुआ था वो है आपका 1972 ईस्वी में। यूपी में प्रभावी हुआ था आपका 1993 के लगभग। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये मैंने आपको करवा भी दिया है तिथि वाला जब चैप्टर कराई थी वीडियो उसमें। नेक्स्ट है शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया 1958 में, 1980 में, 2001 में, 1985 में। तो ये आपका प्रारंभ किया गया था 1958 ईस्वी में, इसको ध्यान रखिएगा, तैयार कर लो, इसको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट याद कर लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? वह कौन सी धारा है? धारा 25, धारा 23, धारा 45, धारा 35। तो धारा क्या, ये अनुच्छेद ही है आपके, अनुच्छेद 45 में ही है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया? तो ये आपकी मिड डे मील यानी कि पोषाहार वितरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बा आपका सही हो जाएगा। भारतीय शिक्षा का माधिकार पत्र किसको कहा जाता है? वुड का घोषणा पत्र है, या कर्जन योजना है, या सार्जेंट का? तो ये आपका वुड का घोषणा पत्र है जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा या शिक्षा का माधिकार पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था लोकमत निर्माण का लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था, या उपयुक्त सभी। तो बालिका शिक्षा के लिए इन्होंने सभी का दिया था, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा। अब अगर देखो ऐसे कंफ्यूज हो कि ऑप्शन दा सही है कोई एक, तो अगर आपको कोई दो ऑप्शन सही लग रहे हैं ना तो आपके वो चौथा वाला ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी वाला सही हो जाएगा। अब आते हैं 16 का प्रश्न पत्र पर 2016 का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फटाफट कर लीजिए, बस 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 2019 को, 8 अप्रैल 2011 को, 1 अप्रैल 2010 को, या 5 अप्रैल 2009 को? तो मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया था 1 अप्रैल 2010 को।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया था, लागू हुआ था, उसकी बात कर रहे हैं ये लोग। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण इसका आंसर हो जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, मिड डे मील की व्यवस्था करना। तो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का मेन उद्देश्य यही है, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, जिसमें आपका टीचर के लिए भी प्रशिक्षण वगैरह की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट आते हैं 4th क्वेश्चन पर, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकता सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है मिड डे मील, आंगनबाड़ी, शिक्षा गारंटी योजना या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ये आपका OBB यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? तो वो आपकी 14% जनसंख्या साक्षर थी। सीधे सीधे आपको नोट पॉइंट में ये करवाया गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है वार्तालाप से, सृजनात्मकता क्रियाकलापों से, पठन अभ्यास से, मानसिक अभ्यास से। तो शिशुओं की मांसपेशियां विकसित कैसे होंगी? हाथ पैर, मतलब हाथ चला रहे हैं वो, तो मांसपेशियां और ज़्यादा कैसे विकसित होंगी? जब वो खुद से कुछ करके सीखेंगे, यानी कि सृजनात्मक क्रियाकलाप जब वो करेंगे तब। मानसिक अभ्यास तो वो मन की तो ही होंगी, बाकी शरीर की मांसपेशियां भी तो विकसित करनी, इसलिए सृजनात्मकता इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 7th क्वेश्चन पर आते हैं, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? 0 से 3, 3 से 6, 6 से 10 या 6 से 14। तो 6 से 14 वर्ष के आप बच्चों के लिए ये है आपका सर्व शिक्षा अभियान। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? तो ये आपकी उपर्युक्त तो सभी हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए भी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी है, तो ये आपके उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 9, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है राज्य सरकार द्वारा, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या ग्राम पंचायत द्वारा। तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए आपका दोनों देते हैं, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही देंगी वित्तीय सहायता। नेक्स्ट आते हैं आपका 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन है आपका, कितने अंतराल के उपरांत पाठ्य चर्चा के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? तो ये लगभग आपका होता है 5 वर्ष के पश्चात। नंबर 11 आपका है, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव दिया था, यानी कि वर्धा योजना जो थी आपकी 1937 में आपकी आई हुई है। आपके ये देखिए फर्स्ट पेपर से क्वेश्चन आया हुआ, वर्धा योजना आपको पेपर 1 में पढ़ाई होगी आपके सर ने, ठीक है। वर्धा योजना अगर उन्होंने आपका मैराथन क्लास ली है तो आपको पेपर 1 की मैराथन क्लास में वर्धा योजना के बारे में बोला होगा, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, यशपाल, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग आपका है मुदालियर आयोग, और मुदालियर आयोग के आपके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। राधा कृष्णन है आपका विश्वविद्यालय आयोग। नेक्स्ट आते, निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए? किस स्तर के बच्चों को? यानी कि आपका प्राथमिक विद्यालय या पूर्व प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय या पूर्व माध्यमिक विद्यालय। तो आपका हो जाएगा पूर्व प्राथमिक विद्यालय। नेक्स्ट आते हैं, आपके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना कब लागू हुई थी? तो ये आपकी कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। हिरास की समस्या से आशय क्या है? कक्षा में अनियमित उपस्थिति थी, ये आपका रिपीट हो रहा है, अभी आया था जस्ट 2020 में यानी 19 में। तो इसका क्या हो जाएगा? बच्चों को उत्तीर्ण होना, बीच में विद्यालय छोड़कर बच्चों का चले जाना या बच्चों का गांव छोड़कर जाना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। 2019 का जो सेकेंड पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करिएगा, मन लगाकर पेपर दीजिएगा अपना। मिलते हैं और कल की क्लास में। आपका कल भी आपको सारा इसी तरीके से रिवीजन करा दिया जाएगा, परेशान मत होना। साइंस के लिए साइंस मैथ सब आपका तैयार हो जाएगा। बस अगर आप थोड़ा बहुत पहले से पढ़े हुए हैं और थोड़ा बहुत क्लास देख लीजिएगा। हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और बस आपको बस इतना ही फेवर करना है कि अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए वीडियो को, और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।